प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कृष्णा कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूं सब्जेक्ट सोशल साइंस, जो क्लास 10th का है, क्लास 10th। और आज हम पढ़ेंगे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो बार बार बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है ना पूछा जाता है। और यह ऑब्जेक्टिव जो है क्या है कि बिहार बोर्ड जो मॉडल सेट जारी किया है उसका सेट नंबर 1 का जो है हम लोग सारे क्वेश्चन को जो है टोटल जो है 80 क्वेश्चन है, इसमें 80 क्वेश्चन जो है और 80 मार्क्स का है। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का है। उन सभी क्वेश्चन को जो है क्या है कि एक बाई एक करके जो है ना सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में आप बने रहिएगा, कहीं जाना नहीं है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना वजह के नहीं आती है, उनका आना एक इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि पहला सवाल हमारे सामने क्या है। आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? सामाजिक विभेद, ध्यान से देखिएगा। सामाजिक विभेद होता क्या है? विभेद का अर्थ होता है बंटवारा, विभाजन। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे समाज में जो है ना विभाजन किस आधार पर हो सकता है या किस किस आधार पर होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। भाषा ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है जाति, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। हमें क्या देखना है कि क्या भाषा के आधार पर विभाजन होता है? तो बिल्कुल, जैसे आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी और तमिल भाषी के बीच में जो है क्या है कि जो झड़प हो रहा था उसके बारे में। तो क्या है कि भाषा के आधार पर होता है। धर्म के आधार पर, तो धर्म के आधार पर भी हमारे समाज में बंटवारा होता है। जाति के आधार पर, तो जाति के आधार पर भी हमारे समाज में बंटवारा होता है। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका राइट ऑप्शन जो होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? किसी व्यक्ति को जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है वह संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मिला हुआ है? तो स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार का जो संबंध है वह अनुच्छेद 19 के साथ में है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो स्वतंत्रता के मूल अधिकार का जो संबंध है वह अनुच्छेद 19 से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कहां सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार है? मतलब कि विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार कहां दिया गया था? ठीक है, तो विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार जो है वह इंग्लैंड में दिया गया था। देखते हैं इंग्लैंड कितने में है। तो यहाँ पे सी नंबर में है इंग्लैंड, और राइट ऑप्शन जो है यह सही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इंग्लैंड में महिलाओं को सर्वप्रथम वोट का अधिकार दिया गया था, प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? पंचायत की व्यवस्थापिका, तो पंचायत की व्यवस्थापिका कौन होती है? तो ग्राम सभा होती है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ग्राम सभा जो है वह पंचायत की व्यवस्थापिका होती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? आपको पता होना चाहिए कि सूचियां जो है वह 3 है। कौन कौन? तो पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है, उस पर नियम बनाने का अधिकार किसे है? तो केंद्र सरकार को है। राज्य सूची पर राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची पर जो है केंद्र और राज्य दोनों को है। केंद्र और राज्य दोनों को है। तो यहां पे क्वेश्चन है कि विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? तो विदेश नीति को जो है ना समवर्ती सूची में रखा गया है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? आप जो है सूचना का अधिकार कानून के बारे में पढ़े होंगे।
जिसकी शुरुआत जो है राजस्थान से हुई थी। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है कहां से हुई थी, तो राजस्थान से हुई थी। एक ऑब्जेक्टिव हमारा यहां से क्लियर हुआ, ठीक है। सूचना का अधिकार, इसकी शुरुआत जो है वह राजस्थान राज्य से हुई थी। और कब हुई थी, तो 2005 ईस्वी में जो है क्या है कि सूचना के अधिकार संबंधी जो है ना विधेयक को पारित किया गया था। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी बोले तो बीजेपी। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, शॉर्ट में इसे हिंदी में भाजपा बोला जाता है, ठीक है। भाजपा, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद यादव और एस.ए. डांगे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल के फूल छाप। ध्यान रखें क्योंकि क्या है कि चुनाव चिन्ह से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा, कमल का फूल छाप। कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, तो हाथ का पंजा छाप, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। जनता दल यूनाइटेड बोले तो जदयू। जदयू अभी जो है क्या है कि बिहार में जदयू और बीजेपी का संयुक्त सरकार है, गठबंधन की सरकार जिसको हम बोलते हैं। जब एक पार्टी को क्या है, जब किसी एक राजनीतिक पार्टी को जो है पूर्ण रूप से बहुमत नहीं होता है, तो वह क्या है कि एक या एक से अधिक विभिन्न दलों के साथ में जो है समझौता करके, गठबंधन करके जो है क्या है कि सरकार बनाती है, सत्ता की प्राप्ति करती है, सत्ता में साझेदारी करती है। तो जदयू, जनता दल यूनाइटेड क्या है कि किस पार्टी का विलय, मतलब कि कौन सी पार्टी जो है जदयू में समाहित हो गई थी, इसमें मिल गई थी। तो ऑप्शन ए में है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन बी में है समता पार्टी, ऑप्शन सी में है राष्ट्रीय जनता दल, शॉर्ट में इसे हम राजद बोलते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है राजद का, तो लालटेन छाप। लालटेन छाप, ठीक है। और अगला है लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लोजपा बोलते हैं, ठीक है। तो किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था, तो जनता दल यूनाइटेड में समता पार्टी का विलय हुआ था। किस पार्टी का हुआ था, समता पार्टी का हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पूछ रहा है कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अब धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जो धर्म के पक्ष में नहीं हो, मतलब कि जिसके लिए सभी धर्म का मान जो है ना बराबर हो, इक्वल हो, ठीक है। जिसके लिए जो है या जिस देश में सभी धर्मों को बराबर मान्यता दिया गया और सभी धर्मों को एक समान समझा जाए, उस राज्य को, उस देश को हम धर्मनिरपेक्ष देश या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलते हैं, ठीक है। तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है धर्म प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, तो संविधान के 42वें संशोधन में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। संविधान के, भारतीय संविधान के जब 42वां संशोधन हुआ था, तब उसके प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इनमें से कहां एकात्मक शासन व्यवस्था है। पूछ रहा है कि किस देश में जो है भारत, अमेरिका, कनाडा और श्रीलंका, इन चारों में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वह श्रीलंका में है। कहां पे, तो श्रीलंका में है। श्रीलंका में जो है एकात्मक शासन व्यवस्था है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है। किस राज्य को, यह जो क्या है कि अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, क्या है कि किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। चलिए ऑप्शन पे आते हैं, अरुणाचल प्रदेश क्या दिया गया है,
बिहार दिया गया है, तमिलनाडु दिया गया है, उत्तर प्रदेश दिया गया, तो उत्तर प्रदेश को तो नहीं दिया गया है, तमिलनाडु को भी नहीं दिया गया है और बिहार को तो दिया ही नहीं गया। आप तो जानते हैं डेली न्यूज में खबर आता है कि नीतीश कुमार हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वह केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो बिहार को भी नहीं मिला है। एक बच गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, तो अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? क्वेश्चन है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन जो है वह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ठीक है, ऑप्शन पे विचार करते हैं। ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी में अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी में इंद्र कुमार गुजराल और ऑप्शन डी में है क्या है कि वीपी सिंह। तो केंद्र में जो है गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? चलिए देखते हैं। केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का जो गठन हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी के निजीकरण के कारण कहां जनसंघर्ष हुआ था? ठीक है, किस जगह पे जो है जब पानी का निजीकरण वाली जब समस्या हुई थी तो लोग जो है कहां पे आंदोलन किए थे, संघर्ष किए थे? तो आपको पता होना चाहिए कि बोलीविया में, जी हाँ, बोलीविया में जो है पानी के निजीकरण के कारण जनसंघर्ष हुआ था। तो ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, देखते हैं आंसर पे। 1946, 47, 48 और 1950। तो भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार जो है बिहार पंचायती राज की जो चुनाव होती है उसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो महिलाओं के लिए जो है क्या है कि 50% जो है ना आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया बिहार पंचायती राज में? तो 50% दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? मुखिया, सरपंच, पंच और पंचायत सचिव। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह कौन होता है? तो सरपंच होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? हाँ, यूनान के बारे में है 1827 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1832 ईस्वी, 1842 ईस्वी। तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र 1829 ईस्वी में घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो 1829 ईस्वी में। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी थी? ठीक है, ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन डी स्टालिन। अब इस ऑप्शन में जो है क्या है कि हमसे पूछा जा रहा है कि लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी थी? तो लाला लाजपत राय ने जो है ना मेजनी की जीवनी लिखी थी। किसकी जीवनी लिखी थी? तो मेजनी की लिखी थी। क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। राइट आंसर मेजनी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ठीक है, रक्त और लौह की नीति जो है वह किससे जुड़ा हुआ है? इसका अवलंबन किसने किया था? इसका घोषणा किसने किया था? तो आपको पता होगा कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यह जो क्वेश्चन है यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है।
रक्त और लौह की नीति का जो क्वेश्चन है यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड परीक्षा में जो है क्या है कि इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। तो रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तो बिस्मार्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? ठीक है, राइन राज्य संघ का निर्माण जो है वह किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि राइन राज्य संघ का निर्माण जो है वह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यह भी जो है क्या है कि वीवीआई क्वेश्चन है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो बिस्मार्क नहीं होगा, मेटरनिक नहीं होगा, फ्रेडरिक नहीं होगा, किस कौन होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रुसेन-सेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहां हुई थी? ब्रुसेन-सेफ्ट नामक सभा की जो स्थापना है वह कहां किया गया था? तो ब्रुसेन-सेफ्ट नामक सभा की स्थापना जो है वह जर्मनी में किया गया था। कहां किया गया था? जर्मनी में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? ठीक, तो यूटोपियन समाजवादी जो थे वह कौन थे? सेंट साइमन भी थे, रॉबर्ट ओवन भी थे, लुई ब्ला भी थे। तो क्या होगा आंसर हमारा? बी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, इनमें से सभी। बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति को हम अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। किस क्रांति के नाम से? अक्टूबर क्रांति के नाम से। बोल्शेविक क्रांति का संबंध जो है, बोल्शेविक क्रांति किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चे? तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही होगा। बोल्शेविक क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो अक्टूबर क्रांति है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? गुप्त पुलिस संगठन कौन है? लाल सेना, जेकोबिन, चेका और क्या है? जाल्बेरिन। ठीक है, तो गुप्त पुलिस संगठन जो है हमारा क्या है? चेका है। ऑप्शन सी सही होगा। इतिहास का क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन क्या है कि बार बार पूछता है। ठीक है, तो इसमें गुप्त पुलिस संगठन का नाम क्या है? तो चेका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंघानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? नरोत्तम है हमारा 1975, ऑप्शन बी है 1978, ऑप्शन सी है 1970 और ऑप्शन डी है 1980। तो नरोत्तम सिंघानुक ने जो है क्या है कि 1978 ईस्वी में, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। कब? तो 1978 ईस्वी में जो है क्या है कि राजनीति से संन्यास लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी? भारत में सर्वप्रथम रेलवे मुंबई से थाने तक 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए में क्या है? लॉर्ड कर्जन है। ऑप्शन बी में है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी में है लॉर्ड रिपन और ऑप्शन डी में है लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो भारत में जो है रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सही। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे की शुरुआत हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? सुने होइएगा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है ना, तो गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? तो साबरमती आश्रम से की थी। कहां से की थी? साबरमती आश्रम से की थी। ठीक है ना, हाँ, तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के लिए, अंग्रेजों की जो नमक कानून थी उसको तोड़ने के लिए जो है क्या है कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर जो है उन्होंने उस नमक कानून को भंग किया था। और लेकिन उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो साबरमती आश्रम से हुई थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था?
स्वराज पार्टी का जो है प्रथम सम्मेलन जो है वह कहां हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा इसका। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं। इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं। ठीक है, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? यह जो क्वेश्चन है आपको संस्कृत में भी पढ़ना है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो चैप्टर है, और क्या है कि आपको हिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है वह किसने की थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? हाँ, भारत में पहला फैक्ट्री कानून जो है वह कब बनाया गया था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वह 1881 ईस्वी में बनाया गया था। कब? 1881 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? ठीक है, पूछ रहा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए है हमारा विनियमन अधिनियम, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी है 1813 का चार्टर अधिनियम, और ऑप्शन डी है एल्बर्ट बिल। ठीक है, ब्रिटिश संसद के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा? तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से कारण क्या था? सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट एक्ट की जो स्थापना हुई थी वह किस कारण से हुई थी? आपको पता होना चाहिए कि एक महामारी आई थी जिसका नाम, कौन सी महामारी? नहीं, कोरोना नहीं, कोरोना महामारी नहीं, ये तो अभी कुछ दिन पहले की बात है। ठीक है, एक महामारी भारत में आई थी कोरोना से भी बहुत दिन पहले, प्लेग महामारी। और इसी महामारी के कारण जो है क्या है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जो है स्थापना हुई थी। सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना किस कारण से हुई थी? तो प्लेग महामारी के कारण हुई थी, ध्यान में रखेंगे। राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोम प्रकाश होगा यहां पे, सॉरी सोम प्रकाश, यह गलत है, मिसप्रिंट हो चुका है यहां पे। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ठीक है, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। ठीक है, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का संपादन जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ ध्यान से पढ़ते रहिए। और इसको जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव जो प्ले लिस्ट में डाला गया है ऑब्जेक्टिव को, सोशल साइंस का भी है चैनल पे, आपको मैथ का भी मिल जाएगा और हिंदी का भी मिल जाएगा, और एक स्पेशल हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण का जो है क्या है कि लेकर आने वाले हैं, जो प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। ध्यान पूर्वक पढ़िए और क्या है कि सभी क्वेश्चन को जो है ना याद करके रट के जाइएगा सेंटर पे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कहां से? तो यहीं से, हम जो पढ़ा रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आएगा। एक बार विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, और आप लोग जो है क्या है कि ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए।
सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। क्वेश्चन है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र को श्रीमती एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट, किसने? एनी बेसेंट ने। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। न्यू इंडिया समाचार पत्र के प्रकाशन जो है किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था? रेशम मार्ग जो है वह कहां से आरंभ होता था? ऑप्शन ए में है हमारा भारत, ऑप्शन बी में ईरान, ऑप्शन सी में चीन और ऑप्शन डी में इराक। ठीक है, तो रेशम मार्ग की शुरुआत जो है वह चीन से होती थी। रेशम मार्ग की शुरुआत कहां से होती थी? चीन से होती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इन देशों में कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? विपन्न पूछ रहा है कि कौन सा देश जो है प्राकृतिक संसाधनों के मामले में अत्यंत विपन्न है। विपन्न मतलब होता है एकदम कमजोर, समझे, जहां पे प्राकृतिक संसाधन जो है न के बराबर हो। ठीक है, तो भारत में तो संसाधन है। ठीक है, चीन, यहां भी संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जापान। जापान, जी हाँ, जापान जो है यह प्राकृतिक संसाधन के मामले में जो है, प्राकृतिक संसाधनों के मामले में अत्यंत कमजोर है। अत्यंत कमजोर है। जापान में प्राकृतिक संसाधन जो है वह न के बराबर है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है, या किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है? चलिए आते हैं हम लोग ऑप्शन पे। तो वन क्षेत्र के मामले में जो है अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, उड़ीसा यहां भी वन क्षेत्र कम है, छत्तीसगढ़ यहां भी कम है, मध्य प्रदेश जो है वन क्षेत्र के मामले में जो है काफी जो है आगे है, और वन के मामले में, वन विस्तार के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, मध्य। क्वेश्चन क्या है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या है, कहां की? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सागर सम्राट क्या है? ऑप्शन ए बांध, ऑप्शन सी अपतटीय टेलरिंग, ऑप्शन डी बंदरगाह, ऑप्शन सी बंदरगाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सागर सम्राट जो है समुद्र में एक स्थान होता है जहां से खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को बाहर निकाला जाता है। मतलब क्या होगा? अपतटीय तेल रिंग होगा। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए है काकरापार, ऑप्शन बी है कैगा, ऑप्शन सी है कुडनकुलम और ऑप्शन बी है कलपक्कम। तो रूस के सहयोग से भारत में जो है ना कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह का जो है क्या है कि स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है वह खरगोश से प्राप्त किया जाता है। किससे? खरगोश से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी सही होगा। अंगोरा ऊन की प्राप्ति जो है वह खरगोश के बाल से होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? यह ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? तो झारखंड में किया गया था। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? झारखंड में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में जो है मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का जो है क्या है कि रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइट। भोपाल त्रासदी में जो है इसी गैस की रिसाव हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है क्या है? NH44, नेशनल हाईवे 44। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है उत्तर रेलवे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? परिवहन के मुख्य साधन, सबसे तेज गति से चलने वाले साधन कौन है? तो वायु परिवहन है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये देखते हैं ऑप्शन पे, 1933 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1950 ईस्वी और 1953 ईस्वी। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है 1953 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? वह कौन सा जलमार्ग है जिसकी शुरुआत सदिया से होती है, वह धुबरी तक जाती है? ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी तक जाती है। राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वह सदिया से धुबरी तक जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है? फाल्टा के बारे में पूछ रहा है। तो यह विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल राज्य में है। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनाजाइट किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मोनाजाइट जो है वह भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मोनाजाइट जो है वह केरल में। ऑप्शन ए सही होगा। केरल में जो है मोनाजाइट सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कॉटोनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? मतलब कि वह कौन सा नगर है जहां पे सूती वस्त्र के सबसे अधिक उद्योग है? ठीक है, जहां पे सूती वस्त्र का कारोबार सबसे अधिक होता है, जिसे कॉटोनोपोलिस कहते हैं। ठीक है, तो मुंबई को जो है भारत का कॉटोनोपोलिस कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? कुद्रेमुख जो है किस खनिज के लिए विख्यात है? तो कुद्रेमुख जो है वह लौह अयस्क के लिए विख्यात है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। कुद्रेमुख जो है वह लौह अयस्क के लिए विख्यात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहां किया गया है? ठीक है, त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है वह किस जिले में किया गया है? बिहार में ही है त्रिवेणी नहर। कौन से जिले में? चलिए ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी गोपालगंज, ऑप्शन सी दरभंगा और ऑप्शन डी भोजपुर। तो बिहार में त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है वह पश्चिमी चंपारण जिले में किया गया है। कहां पे? पश्चिमी चंपारण जिले में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? सीतामढ़ी जिले में कौन सी परियोजना स्थित है? चलिए देखते हैं ऑप्शन, दुर्गावती जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी परियोजना, बरनार जलाशय परियोजना। तो सीतामढ़ी जिले में जो है बागमती नदी है, तो बागमती परियोजना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बागमती परियोजना जो है वह सीतामढ़ी जिले में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में अभ्रक की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी असम। तो भारत में चाय की सबसे अधिक मात्रा में खेती असम में होती है। ऑप्शन डी है यहाँ पे सही होगा, असम। भारत में सबसे अधिक चाय की उत्पत्ति कहां पे होती है? तो असम में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए एल्युमिनियम की प्राप्ति जो है किस खनिज से होती है? ऑप्शन ए मैग्नीज होगा, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी बॉक्साइट और ऑप्शन डी टिन। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है बॉक्साइट
से जो है क्या है कि एल्युमिनियम की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? वर्षा की मात्रा कितना बता रहा है? तो 50 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, जो क्या है कि काफी ज्यादा कम होता है और यहाँ पे वर्ष भर का माप दे रहा है। ठीक है, यदि किसी प्रदेश में किसी दिए गए वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है तो वहां पे कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, इसके बारे में सवाल है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में क्या कहता है, बाढ़। तो क्या है 50 सेंटीमीटर पूरे वर्ष में यदि बारिश होती है तो बाढ़ की समस्या कदापि उत्पन्न नहीं होगी, यह ऑप्शन गलत है। सुनामी, तो सुनामी जो है बारिश के कारण उत्पन्न नहीं होती है। जब समुद्र की तली में कंपन उत्पन्न होता है जिसे हम भूकंप कहते हैं, जब स्थलीय क्षेत्र में पृथ्वी के अंदर कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहते हैं, और जब समुद्र की तली में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे सुनामी कहते हैं। तो बारिश और सुनामी का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। भूस्खलन यह भी नहीं होगा। एक ऑप्शन हमारा बच रहा है क्या, सूखा। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर से जब बारिश कम होगी तो सुखाड़ की समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? बिहार में बाढ़ की समस्या किस नदी के कारण उत्पन्न होती है? ठीक है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी पुनपुन। तो बिहार में सबसे पहले हम देखते हैं बिहार का शोक कौन नदी है? तो कोसी नदी है। और शोक किसे कहते हैं? जो अत्यधिक तबाही उत्पन्न करे। जब कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है तो बाढ़ का मुख्य कारण कौन होगा? कोसी नदी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? कहा जा रहा है कि बिहार में वह कौन सी प्राकृतिक आपदा है जो प्रति वर्ष यहाँ पे जो है जान माल की क्षति करता है। ठीक है, ऑप्शन ए भूकंप, नहीं बिहार में तो प्रति वर्ष बिहार जो है भूकंप से बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, सुनामी, सुनामी समुद्री क्षेत्र में आता है, ध्यान रखेंगे हम लोग। तो बिहार तो समुद्र से काफी दूर है तो यहाँ पे सुनामी की कोई संभावना ही नहीं है। भूस्खलन, भूस्खलन जो है क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं और बिहार जो है पहाड़ के मामले में जो है क्या है कि निर्धन राज्य है। ठीक है, और एक ऑप्शन हमारा लास्ट बच जा रहा है बाढ़। हाँ, तो कोसी नदी के कारण जो है बिहार जो है प्रति वर्ष जो है क्या है कि बाढ़ के चंगुल में फंसा रहता है, जिसके कारण यहाँ पे जो है काफी मात्रा में जान माल की क्षति होती है। तो बिहार प्राकृतिक आपदा बाढ़ के कारण जो है बिहार प्रति वर्ष जो है बर्बाद होता है, प्रभावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? अधिकेंद्र का संबंध किससे है? ठीक है, ऑप्शन ए है बाढ़, बाढ़ का केंद्र अधिकेंद्र नहीं होता है। सुखाड़, यह भी नहीं होगा। भूस्खलन, इसका भी केंद्र अधिकेंद्र नहीं होता है। तो भूकंप, अधिकेंद्र का संबंध किससे है? तो भूकंप से है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन पे गौर करते हैं, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, मतलब कि जनसंख्या के मामले में बिहार कितने नंबर पे आता है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। तो पहले स्थान पे तो कौन है? उत्तर प्रदेश आता है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है तो कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। दूसरा स्थान जो है क्या है कि महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान हमारे बिहार का है। ठीक है, तो बिहार का जो है तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जनसंख्या दृष्टि के मामले में है बिहार जो है तीसरे नंबर पे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सीमांत आय, ऑप्शन बी है कुल आय, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आय और ऑप्शन डी है औसत आय। प्रति व्यक्ति आय जिसे हम पीसीआई, आपसे जो है क्या है कि इकोनॉमिक्स में
फुल फॉर्म जब पूछेगा तो वहां पे क्या है कि दे देता है कि पीसीआई का पूरा नाम क्या होगा। इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे जैसे जीडीपी, एनएनपी, एनआई, समझे। तो इसमें जो है क्या है कि पीसीआई का पूरा नाम होता है पर कैपिटा इनकम, जिसे हम हिंदी में प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, पीसीआई। तो क्या है कि प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? व्यक्ति आय को जो है औसत आय के नाम से जानते हैं, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, और इसे जो है क्या है कि औसत आय की श्रेणी में इसकी गणना की जाती है। ठीक है, जैसे भाई देखो मान लीजिए कि आपके परिवार में जो है 5 सदस्य हैं, ठीक है, और उस 5 सदस्य में जो है क्या है कि कोई जो है महीने में 10,000 रुपया कमाता है, कोई जो है 5,000 रुपये कमाता है, कोई 25,000 रुपये कमाता है। इस प्रकार से मिलाकर जो है ना, कुल मिलाकर यदि हम बात करते हैं तो किसी परिवार की जो है मासिक आमदनी जो है सभी सदस्यों को मिलाकर 50,000 रुपये होती है। तो इसे औसत आय कहते हैं। कौन सा आय? औसत आय। प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम जो है औसत आय है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय का अर्थ होता है खरीद बिक्री करना। यदि आप किसी दुकान पे जा रहे हैं, वहां से कोई वस्तु खरीद रहे हैं और वस्तु के बदले में दुकानदार यदि आपको कोई वस्तु या कोई सेवा दे रहा है, व्यापार जो है इसमें कौन महत्वपूर्ण है? तो वस्तु और सेवा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वस्तु और दूसरा क्या है? सेवा। ठीक है, यदि हम किसी संस्थान में पढ़ा रहे हैं तो वहां पे तो कोई सामान बेच नहीं रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। हम क्या है कि आप जो है बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने, हजामत करवाने के लिए सैलून में जाते हैं, तो वहां से तो क्या है कि नाई से जो है हम कोई सामान खरीदते नहीं है, वह क्या करता है? सेवा देता है और उस सेवा के बदले पैसा लेता है। ठीक है, किसी कंपनी में कोई वर्कर है, वह शारीरिक मेहनत कर रहा हो या मानसिक रूप से मेहनत कर रहा हो, ठीक है, तो वह वहां पे कोई सामान बेच नहीं रहा है, वह सेवा दे रहा है, तो यह सेवा हो गया। और जैसे किसी किराने के दुकान में गए, किसी पुस्तक के दुकान में गए, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में गए, तो वहां से जो हम कुछ खरीद बिक्री करते हैं वह वस्तु होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि विनिमय मतलब खरीद बिक्री की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? जिस समय मुद्रा जो है प्रचलित नहीं था, मुद्रा जो है वहां पे उस समय प्रचलित नहीं था, उस समय व्यापार किस पर आधारित था? तो उस समय व्यापार जो है क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? तो क्या है कि यदि मेरे पास गेहूं है और मुझे चावल की जरूरत है, तो हमें जो है ना ढूंढना पड़ेगा कि हमारे पड़ोस में या किसी गांव में या हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में किसी के पास चावल है कि नहीं है। अगर उसको चावल की जरूरत नहीं होगी तो फिर हम जाएंगे तो क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति को देखेंगे। अगर उसे चावल चाहिए, हमें गेहूं चाहिए, तो क्या करें, हम अपना गेहूं उसे दे देंगे और उससे चावल ले लेंगे। हम 5 केजी गेहूं देंगे, उसके बदले में वह 5 केजी क्या करेगा? चावल दे देगा। ठीक है, तो यही जो है क्या है कि इसे ही हम जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो यह जो क्या है कि प्रारंभिक अवस्था में, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। राइट आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? मैकलगन समिति का संबंध जो है वह किससे है? कर प्रणाली, सहकारिता, राष्ट्रीय आय या गरीबी। ठीक है, मैकलगन समिति का जो संबंध है वह किससे है? तो गरीबी से है। राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है, मैकलगन समिति किससे संबंधित है? तो गरीबी से है। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 1 करोड़, ऑप्शन बी है 3 करोड़, ऑप्शन सी है 5 करोड़ और ऑप्शन डी है 7 करोड़। लघु उद्योग की जो अधिकतम निवेश सीमा होती है, निवेश मतलब क्या बोलते हैं? उसको इन्वेस्ट करना, उसमें पूंजी लगाना। तो लघु उद्योग का जो अधिकतम निवेश सीमा है वह 3 करोड़ रुपया है। 3 करोड़ जी, ऑप्शन बी यहां पे हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? या नीति आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? मानव परिश्रम से, यदि हम परिश्रम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और उससे यदि धन आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो अगर आता है तो आय की श्रेणी में जाता है। कहां जाता है? आय। अगर धन हमारे पास आ रहा है तो वह आय कहलाएगा, ठीक है। व्यय मतलब होता है खर्च करना, निवेश मतलब होता है किसी काम में या कहीं पे इन्वेस्ट करना, बचत मतलब होता है बचाना। अब क्या है, संपत्ति आ रही है, यहाँ पे खर्च नहीं, खर्च की बात नहीं है। यदि हमारे पास 5 रुपए आया और उसमें से जो है क्या है कि 2 रुपए हमने खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा? 3 रुपया, तो वह 3 रुपया हमारा बचत कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा जा रहा है कि मानव परिश्रम से यदि हमारे पास कोई धन आता है वह किस श्रेणी में जाता है, वह क्या कहलाता? तो आय कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1935 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1935 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है। अब देखिए इस क्वेश्चन का अर्थ हमको समझना है। कह रहा है कि इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना, मतलब कि समाज के निर्माण में किसकी भूमिका है, समझे। अब चलिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, चलिए उस पर देखते हैं। पहला है संचार, दूसरा यातायात, तीसरा है शिक्षा और चौथा है वित्त। तो एक अच्छे सभ्य समाज के निर्माण के लिए शिक्षा जो है वह ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन सी 1 नंबर पे आएगा, समझे। शिक्षा की आवश्यकता जो है वह सर्वप्रथम है। एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए, एक शिक्षित समाज के निर्माण के लिए शिक्षा जो है, अब सामाजिक आधारभूत संरचना का जो प्रथम कारक होता है वह क्या होता है? शिक्षा होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? कहा जा रहा है कि यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था? तो 2012 संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में जो है क्या है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की घोषणा की थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहां की गई थी? उपभोक्ता के अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहां की गई थी? तो उपभोक्ता के अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहां की गई थी? उपभोक्ता के अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहां की गई थी? तो अमेरिका में की गई थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब देखिए, विश्व के जो है विभिन्न अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से अगर हम जोड़ेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण ही जो है हम क्या है कि विभिन्न देशों के समीप में जो है आ गए हैं, एक दूसरे से जो है कनेक्टेड है। एक देश दूसरे देश पर क्या है कि एक दूसरे देश के साथ जो है व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? अब वित्तीय स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनमें से सभी। तो वित्तीय स्रोत का उदाहरण जो है क्या है कि वाणिज्यिक बैंक भी है, सहकारी बैंक भी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए कि भारत की कुल आबादी का लगभग 70% हिस्सा जो है, जो मानव श्रम करते हैं, इसका 70% हिस्सा जो है वह कृषि क्षेत्र में संलग्न है। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में, ठीक है।
भारत की कुल जनसंख्या का 70% हिस्सा जो कार्यबल जनसंख्या है उसका 70% हिस्सा जो है क्या है कि कृषि क्षेत्र में संलग्न है। और कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, टोकरी बनाना, आखेट तथा भोजन संग्रह, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, टोकरी बनाना आता है, आखेट आता है और भोजन संग्रह भी आता है। तो भारत का अधिकांश कार्यबल जो है वह क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न है। हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो आपको पता होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह सभी बैंकों में सर्वोच्च है और वही जो है क्या है कि बैंकों के लिए जो नियम कानून होता है उसका प्रतिपादन करता है। तो मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करेगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि विकास बैंक जो किसानों को जो है काफी कम ब्याज दर पर जो है क्या है कि ऋण मुहैया कराती है, उस बैंक का पहले नाम क्या था? ठीक है, तो भूमि विकास बैंक, चलिए ऑप्शन ए है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गलत है। ऑप्शन बी है भूमि बंधक बैंक, हाँ यह ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन बी भूमि बंधक बैंक, भूमि बंधक बैंक किसका नाम है? तो भूमि विकास बैंक का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? अस्थाई जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा, चालू जमा, ठीक है। तो चालू जमा जो होता है, ठीक है, उस पे किसी प्रकार की कोई ब्याज मुहैया नहीं कराई जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ठीक है। क्यों? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। और आप लोग जो है एकदम तन मन धन से जो है लग जाइए, क्योंकि समय काफी कम है, अब लगभग 1 महीना का समय बचा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि एकदम सफलता के साथ जो है अपने समाज का, अपने माता पिता का, अपने घर का, परिवार का, अपने रिश्तेदार का, सबका नाम रोशन करे, समाज में एक आपकी एक अलग पहचान बने, तो जी तोड़ मेहनत कीजिए और इतना मेहनत कीजिए, समझे, क्या है कि रिजल्ट के दिन जो है आपको सर झुकाकर नहीं सर उठाकर घूमने का मौका मिले। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको जो है लिंक मुहैया करा दी जाएगी, वहां से जो है क्या है कि सभी विषयों का पीडीएफ जो है आप ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्योंकि आपको डेली जो है क्या है कि जैसे जैसे नए नए वीडियो आते रहेंगे आपको जो है सभी प्रकार का अपडेट जो है वह मिलते रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।